लेखिका है महादेवी वर्मा। पाठ पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय महादेवी वर्मा का देना चाहती हूँ। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में हुई। ये छायावादी युग की कवयित्री मानी जाती है। इन्होंने अनेक कृतियां लिखी है जिसमें इनकी रश्मि, यामा, निर्जा, सांध्य गीत आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो चुका था, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से ये उनके साथ नहीं रही और अपना अध्यापन कार्य इन्होंने चालू रखा। इन्होंने इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे पशु पक्षियों को इन्होंने पाला था, जिसमें गिल्लू भी इनका एक प्रिय जीव था, जिसका इन्होंने पालन पोषण किया। तो आज हम गिल्लू के जीवन पर प्रकाश डालेंगे बच्चों। गिल्लू जो कि एक गिलहरी है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। लेखिका बताती है, सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही इस छोटे जीव का स्मरण हुआ है। सोन जूही एक ऐसा पौधा जिसमें पीले रंग की कली खिलती है। तो अनायास मतलब अचानक आज मुझे इस गिल्लू की याद आई जो कभी सघन हरितिमा में, जो हरियाली है, शरीर तक हरियाली में छिप करके बैठ जाता था और जैसे ही लेखिका वहां पहुंचती थी वो कूद करके लेखिका के कंधे पर आकर के बैठ जाया करता था। कभी लेखिका को उस लघु प्राण की खोजे, उस छोटे जीव की खोजे, कभी वो उस कली को ढूंढने आती थी, लेकिन आज वो उस छोटे जीव को ढूंढने आई है। परंतु वह तो अब सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर के मिल गया होगा। हो सकता है किसी न किसी दिन वो स्वर्णिम कली के बहाने मुझे चुकाने आ जाए। एक दिन की बात है, लेखिका जब उठी तो लेखिका ने देखा 2 कौवे चोंच से छुआ-छुआ का खेल खेल रहे हैं। छुआ-छुआ मतलब चोंच से खेलना और फिर छिप जाना। ये काकभुसुंडी भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। लेखिका कहती है कि काकभुसुंडी मतलब ये कौवा भी बड़ा समादरित मतलब सम्मान के योग्य है, कहीं पर अनादरित, कहीं पर इसका अपमान भी होता है, तो कहीं इसका ज्यादा सम्मान होता है। हमारे वैचारिक पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमारे कुछ पाने के लिए काक बन करके ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश एक कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका बताती है कि कौवे को अति सम्मानित क्यों कहते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ पूर्वज के रूप में आता है और हम उनके भोग लगाते हैं। वो न गरुड़ के रूप में आता है, न और किसी मयूर के रूप में, न हंस के रूप में आता है, बल्कि वो कौवे के रूप में आता है। साथ ही वो कहती है कि हमारी छत पर या मुंडेर पर या खिड़की पर आकर जब कौवा काव काव करता है, इसका मतलब हमारे प्रियजनों के आने का मधुर संदेश भी देता है। तो कौवा अति सम्मानित क्यों है बच्चों? इसलिए है सम्मानित क्योंकि वो हमारे प्रियजनों के आने का मधुर संदेश देता है और श्राद्ध पक्ष में वो हमारा प्रिय पूर्वज बनकर के आता है। साथ में उसकी काव काव जो है वो बड़ी अपमानित भी लगती है, क्योंकि वो हमें काव काव उसकी कर्कश वाणी है और वो हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अति अपमानित भी है। लेखिका कहती है, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि के एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, वह गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो घोंसले से नीचे गिर गया था और 2 कौवे उस गिलहरी के बच्चे के अंदर एक आहार ढूंढ रहे थे। वो उसके ऊपर चोंच लगा रहे थे और वो बच्चा जो है घायल हो गया था। लेखिका ने उसको उठाने की कोशिश की, परिवार वालों ने सबने मना किया, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना और उसको उठा करके लाई और साथ ही उसके ऊपर पेनिसिलिन का मरहम लगाकर उसका रक्त पोंछा और पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली पत्ती से उसके मुंह में दूध डालने की खूब कोशिश की गई, लेकिन दूध की बूंदें उसके मुंह से उलट गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत 1-2 बूंद पानी की उसके मुंह में टपकाई जा सकी और वो गुल्लू जो है छोटा सा जीव, उसने लेखिका की उंगली को पकड़ लिया और नीले कांच की मोती जैसी आंखें थी, उनको देख करके वो इधर-उधर देखने लगा और वो अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रहा था। 2-3 दिन में वो स्वस्थ हो गया था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए और जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेखिका ने उस जातिवाचक संज्ञा मतलब गिलहरी को उन्होंने एक व्यक्तिवाचक नाम दिया, उसको गिल्लू नाम दे दिया और लेखिका ने एक टोकरी के अंदर रुई बिछा करके खिड़की के अंदर उस टोकरी को
टांग दिया ताकि वो वही गिल्लू का घर था। 2 वर्ष तक गिल्लू उसी झूले में रहा और झूलता था और कांच की मनकूसी आंखों से इधर उधर खिड़की और बाहर को देखा करता था और समझदारी से अपने कार्यकलाप से लेखिका को आकर्षित किया करता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सर से ऊपर चढ़ जाता और ऊपर से वो नीचे उतरता और जब तक लेखिका उसको पकड़ नहीं लेती तब तक उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ता रहता। लेखिका ने उस गिल्लू को एक लिफाफे में बंद कर दिया, उसको टेबल के सहारे खड़ा कर दिया। वो उसका पूरा शरीर लिफाफे में चला जाता था और ऊपर के पंजों से वो उतर उतर करके देखा करता और उसको भूख लगती तो चिक करता तो लेखिका उसको बिस्किट और काजू दे दिया करती तो वो ऊपर वाले उन्हीं 2 पंजों से वो काजू खाने लगता। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होने आने लगी। गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर के चिक जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते हुए मैंने देखा और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि गिल्लू को बाहर जाने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। उस छोटे जीव के लिए दरवाजा खोलना उसके लिए सही नहीं था क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि जीव से उसकी रक्षा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए मैंने खिड़की जो थी उस खिड़की की जाली का जो एक कोना एक निकाल करके खोल दिया ताकि वो आसानी से उससे बाहर निकल सके और खेल सके और इस प्रकार वो जाली के कोने से रोज का उसका क्रम बन गया। वो बाहर चला जाता था और खेल करके वो अंदर आ जाया करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की हमेशा खुली रहती थी। वो बाहर चला जाता और जैसे ही मेरे आने का टाइम होता वो आकर के अंदर आ जाता। वो गिलहरियों का एक दल का एक नेता बन गया था और न जाने अपनी भाषा में क्या क्या वो बातें किया करता था। लेखिका कहती थी कि वो मेरे को चौंकाने के लिए कभी वो गमले में छिप जाया करता था, कभी पर्दे की चुन्नट में वो छिप जाया करता था। वो लेखिका को आते ही चौंका दिया करता था। लेखिका बोलती है मैंने कई सारे पशु पक्षियों को पाला है लेकिन गिल्लू उसमें एक अपवाद था कि किसी की हिम्मत नहीं थी मेरी थाली में खाने की, लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने बैठती वो मेरी थाली के अंदर ही आकर के बैठ जाया करता था। मैंने बड़े मुश्किल से उसको समझाया कि थाली में नहीं बाहर बैठते हैं। फिर वो बड़ी सफाई से बाहर बैठ करके एक एक चावल का दाना है जो चुप चुप करके खाया करता था। जो खाद्य उसको पसंद नहीं आता उसको वो नहीं खाया करता था और उसका प्रिय खाद्य पदार्थ था काजू, जिसको बड़े शौक से खाता था। अगर हम कई दिन तक उसको काजू नहीं देते थे या कुछ और चीज देते थे तो वो उसको उठा करके झूले में से बाहर फेंक दिया करता था। एक बार लेखिका की मोटर दुर्घटना से लेखिका आहत हो गई। उस दिनों उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी एब्सेंस में जब वो वहां नहीं थी, अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति परिवार का आता था तो गिल्लू को काजू या बिस्किट दे करके चला जाया करता था। लेकिन उसने देखा लेखिका ने, जब वो लेखिका वापस आई और उन्होंने झूले की सफाई की तो उन्होंने देखा कि उसमें काजू और बिस्किट भरे हुए थे। मतलब लेखिका की अस्वस्थता में उसने काजू और बिस्किट नहीं खाए थे या तो खाता ही नहीं था या बहुत ही कम उसने खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से और सिर से बालों को इतने गोले गोले से लगता था। मेरे बालों को सिलाया करता था, मेरे सिरहाने बैठ गया। उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। जैसे एक सेविका सेवा करती है ऐसे ही वो गिल्लू जो है बालों को सहलाता और सेवा किया करता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका के पास जो सुराही थी उस सुराही के पास जाकर के वो लेट जाता था ताकि उसको ठंडक का एहसास हो। तो वो बिल्कुल लेखिका के पास ही रहता था और उसको ठंडक का एहसास भी होता रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। वो केवल 2 वर्ष तक ही उनका जीवन काल होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। अब गिल्लू जो था उसका जीवन यात्रा का अंतिम दिन आ गया था। उस दिन उसने लेखिका की उसी उंगली को पकड़ा जिस उंगली को उसने उस समय अस्वस्थता में जब पकड़ा था।
उसी उंगली को पकड़ लिया और आकर के वो लेखिका के बिस्तर पर आ गया। आज उसके पंजे काफी ठंडे हो रहे थे और वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। लेखिका ने क्या किया? हीटर जलाया और उसको गर्मी देने का पूरी कोशिश की। उष्णता मतलब गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और के जीवन में जागने के लिए सो गया। किसी और जीवन में मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है ना, एक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु होती है तो उसका पुनः जन्म होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो गिल्लू भी वापस से पुनर्जन्म के लिए तैयार था। वो उसके जीवन का अंतिम सूर्य की प्रभात किरण थी जो उसको स्पर्श कर रही थी और उस किरण के साथ ही वो सदा के लिए सो गया। उसका झोला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती रहती है। लेखिका ने झूले को उतार दिया है और खिड़की की जाली भी अब बंद कर दी है, परंतु गिलहरियों की जो नई पीढ़ी है वो उस जाली के पार अब भी वो चिकचिक करती रहती है। और सोन जूही पर बसंत आता रहता है, हर सीजन में बसंत आता है, सोन जूही पर कली खिलती है, लेकिन गिल्लू अब इस जीवन में नहीं है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुकार का किसी वासंती के दिन जूही के किताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। उसको उस लता के नीचे उसको समाधि दी गई है, इसलिए क्योंकि वो लता उसको बहुत ज्यादा प्रिय थी। साथ ये भी था कि वो लघुकार तो छोटा सा जीव जो है किसी न किसी दिन उस सोनजूही की लता पर पीले फूल के रूप में वापस से खिल जाएगा। लेखिका को इस बात का संतोष भी होता है और इस प्रकार से गिल्लू जो है इस जीवन में सदा के लिए चला गया। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में पुनर्जन्म की कथा लिखी गई है और वो इसी कथा को यहाँ पर बताया गया है। साथ ही लेखिका का जीव माते के प्रति स्नेह ये इस पाठ के अंदर बताया गया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।